यदि एक स्कूबा गोताखोर को गलती से दांतेदार व्हेल जैसे कि ओर्का निगल लिया जाता है, तो क्या वह ग्रासनली के माध्यम से वापस बच सकता है? क्या उन्हें अन्न प्रणाली की मांसपेशियों द्वारा कुचल दिया जाएगा? क्या व्हेल गोताखोर को वापस ला सकती है? क्या वह व्हेल के पाचन एंजाइमों में घुल जाएगा? और यदि हाँ, तो वेटसूट को खराब होने में कितना समय लगेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे इन सवालों के जवाब। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोफेसर जॉय रीडेनबर्ग, एक पशु शरीर रचना विज्ञानी, व्हेल के बारे में एक या दो बातें जानते हैं और हमें बताते हैं कि बाइबल में जोना के साथ क्या हुआ होगा। दांतेदार व्हेल क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दांतेदार व्हेल क्या है। दांतेदार व्हेल, या जैसा कि वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं, ओडोंटोसेट्स, व्हेल का सबसेट है जिसमें हम्पबैक और ब्लू व्हेल जैसे फिल्टर फीडिंग व्हेल की बेलन प्लेटों के बजाय दांत होते हैं। दांतेदार व्हेल में बहुत बड़ी शुक्राणु व्हेल, चोंच वाली व्हेल, पिग्मी और बौना शुक्राणु व्हेल, लेकिन डॉल्फिन और पोपोइस भी शामिल हैं। ओरकास, जिसे किलर व्हेल भी कहा जाता है, डॉल्फिन परिवार से हैं। कई अन्य मध्यम आकार की दांतेदार व्हेल जिनके नाम में व्हेल शब्द शामिल है, वास्तव में केवल बड़ी डॉल्फिन हैं, जिनमें झूठी किलर व्हेल, बेलुगा व्हेल, पायलट व्हेल और नरव्हेल शामिल हैं। क्या व्हेल किसी व्यक्ति को निगल सकती है? इन डॉल्फिनों में से ओर्का का मुंह सबसे बड़ा होता है। हालांकि एक ओर्का का छेद संभवतः केवल एक इंसान के सिर को घेरने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन मानव के शरीर के ज्यादा हिस्से को नहीं। एक और प्रतिबंध गले का खुलना है, जो मुंह के गैप से बहुत छोटा होता है। गला एक बड़े पूरे सैल्मन को समायोजित करने में सक्षम है, शायद मानव जांघ के आकार के लगभग, यहां तक कि सिर के बाकी हिस्सों से दूर निचले जबड़े के चौड़े अंतराल के बावजूद शुक्राणु व्हेल का गला अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो एक ओर्का द्वारा गलती से एक इंसान को निगलना, विशेष रूप से एक स्कूबा टैंक पहने हुए व्यक्ति को, ये कहने के समान है कि आपने गलती से एक पूरा तरबूज निगल लिया। ये शारीरिक रूप से असंभव है। अब आइए इस संभावना के बारे में बात करें कि ओर्का या कोई अन्य दांतेदार व्हेल वास्तव में एक इंसान को खा जाएगी। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मुझे ओर्का, स्पर्म व्हेल या अन्य दांतेदार व्हेल द्वारा किसी इंसान को निगलने का पता चला हो। हालांकि ऐसे कुछ मामले हैं जहां ओर्कास ने मनुष्यों पर हमला किया और उन्हें मार भी डाला, लेकिन उन्होंने उन्हें खाया नहीं। ऐसा माना जाता है कि निराशा, आश्चर्य, भय, प्रभुत्व और भूख से असंबंधित कई अन्य कारक इस व्यवहार का कारण हो सकते हैं। बेशक पालतू कुत्तों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। वे मनुष्यों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं खाते क्योंकि हम उनके सामान्य शिकार नहीं हैं। इस चर्चा के लिए मान लीजिए कि ओर्का एक इंसान को खा जाना चाहता था। यह एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि मनुष्य इतने बड़े हैं कि उन्हें गलती से निगला नहीं जा सकता। उस स्थिति में गले में फिट होने के लिए इंसानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। क्या वे वापस गले से बच सकते थे? मनुष्य के क्षत विक्षत टुकड़ों के अन्न प्रणाली या निगलने वाली नली तक रेंगने की संभावना नहीं है। हालांकि इस चर्चा के लिए आइए मान लें कि एक जीवित अक्षुण्ण मानव को चमत्कारिक ढंग से अन्न प्रणाली में रखा गया था। वह इंसान छटपटा सकता है, लेकिन उसे रेंगने के लिए हाथ और पैर हिलाने के लिए पर्याप्त जगह मिलना मुश्किल होगा। भुजाएं संभवतः या तो शरीर के विरुद्ध चपटी होंगी। हालांकि यदि उन्हें सिर के ऊपर बढ़ाया जाता तो कोहनियां बहुत अधिक नहीं झुक पाती। हो सकता है कि दोनों दिशाओं में पार्श्व रूप से धक्का देने से व्यक्ति की स्थिति स्थिर हो जाए ताकि उसे आसानी से निगला न जा सके। इसके अलावा इस बात पर भी विचार करें कि पकड़ने के लिए आसानी से पकड़ने योग्य सतह नहीं है, इसलिए शरीर को ऊपर खींचना एक कठिन काम होगा। ये चट्टान पर चढ़ने वाली दीवार के कठोर प्रक्षेपणों को पकड़ने जैसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप गीले, चिपचिपे, फोम रबर से बने टाइट फिटिंग स्लीपिंग बैग में रेंगने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके नाखून लंबे हैं, तो आप बेहतर पकड़ पाने के लिए उन्हें पंजे की तरह उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। आइए इस परिदृश्य में जटिलता की एक और परत जोड़ें। ऑर्कास और अन्य डॉल्फिन हमेशा पूरे शिकार को सबसे पहले निगलती हैं। यदि वे पहले मछली की पूंछ निगलते, तो मछली की पीठ पर मौजूद कांटे अन्न प्रणाली में फंस जाते। हेड फर्स्ट ये सुनिश्चित करता है कि रीढ़ की हड्डी चपटी हो और निगलने की दिशा से दूर हो। इसलिए यदि कोई ओर्का किसी इंसान को निगल सकता है, तो ये संभवतः सबसे पहले होगा। इससे बाहर रेंगना भी बहुत कठिन हो जाएगा। बेशक मैं अब भी आपको इस परिदृश्य को गंभीरता से लेने के बारे में सावधान करना चाहता हूँ। ओर्का का गला बहुत छोटा होता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से उनकी कोई गर्दन नहीं होती है।
इसलिए भले ही कोई इंसान इसके संकीर्ण अंतराल में फिट हो सकता है, लेकिन सिर पेट में प्रवेश करने पर पैर अभी भी मुंह से बाहर चिपके रहेंगे। अगर यह मैं होता तो मैं स्कूबा टैंक वाल्व खोलने की कोशिश करता और संपीड़ित हवा के बल को जेट प्रोपल्शन रॉकेट की तरह काम करने देता, जो मुझे गले से पीछे की ओर धकेलता, यह मानते हुए कि मैं फंसने के दौरान भी टैंक वाल्व तक पहुंच सकता था। टाइट फिटिंग अन्न प्रणाली में क्या उन्हें अन्न प्रणाली की मांसपेशियों द्वारा कुचल दिया जाएगा? मनुष्य के खंडित टुकड़े अन्न प्रणाली की मांसपेशियों के अनुक्रमिक संकुचन पेरिस्टलिसिस के प्रेरक प्रभाव का सामना करने में सक्षम होने की संभावना नहीं रखते हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि अन्न प्रणाली की संकुचनकारी शक्ति एक संपूर्ण जीवित व्यक्ति को कुचलने के लिए पर्याप्त है। अन्न प्रणाली की मांसपेशियों की परत इतनी मोटी नहीं होती है। उस प्रकार की शक्ति के लिए मांसपेशियों को अजगर जैसे बहुत बड़े कंस्ट्रिक्टर सांप के शरीर के समान होना होगा। मुझे ओर्का के जबड़े की कुचलने वाली ताकत के बारे में अधिक चिंता होगी जैसे ही वे दांत घुसते हैं, और वेल की तैरने वाली मांसलता की शक्ति, जो अचानक सिकुड़ने पर वेल को इतनी ताकत से आगे बढ़ाती है कि काटे गए हिस्से को मुंह में पकड़ लिया जाता है। शरीर से अलग हो जाओ। क्या वेल गोताखोर को वापस ला सकती है? जानलेवा वेल पुनर्जनन के बारे में बहुत कम जानकारी है। शाकाहारी जुगाली करने वाले पशु जैसे मवेशी और भेड़ दोबारा उगते हैं और अपना पागूर चबाते हैं। हालांकि वेल मांसाहारी होती हैं और इसलिए जुगाली नहीं करती। ये देखते हुए कि वेल आधुनिक जुगाली करने वालों से संबंधित पूर्वज से विकसित हुई हैं, ये कल्पना की जा सकती है कि उनमें दोबारा उगने की क्षमता हो सकती है। हालांकि चूंकि वे चबा नहीं सकते, उनके दांत केवल पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, पीसने के लिए नहीं। चिंतन की संभावना नहीं है। शायद उल्टी होने की संभावना अधिक है। ऐसा तब होगा जब पेट में सामग्री अवांछनीय हो, जैसे कि खाद्य विषाक्तता। मैंने बंदी डॉल्फिन में जानबूझकर उल्टी के बारे में सुना था। ये स्पष्ट नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये बोरियत से संबंधित हो सकता है और इस प्रकार आत्मा मनोरंजन प्रदान करने का एक विचित्र तरीका है। शुक्राणु वेल में पुनरुत्थान हो सकता है, जिससे उन्हें नुकीली स्क्विड चोंच से छुटकारा पाने में मदद मिलती है, जैसे एक बिल्ली बालों के गोले को बाहर निकाल देती है। यदि चोंच को पेट से उल्टी नहीं किया जाता है, तो वे एम्बरग्रीस के मोमी द्रव्यमान में ढक जाते हैं, जो आंत्रपथ में उत्पन्न होता है और अंततः दूसरे छोर से निकल जाता है। ये संभावना नहीं है कि शुक्राणु वेल आंतों से एम्बरग्रीस का एक ठोस टुकड़ा उल्टी कर सकते हैं। ओरकास द्वारा अपने शिकार के ठोस अवशेषों की उल्टी करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे संदेह है कि यह संभावना नहीं होगी कि वे स्कूबा गोताखोर के अवशेषों को उल्टी कर देंगे। अक्सर मैंने समुद्र तट पर वेलों को देखा है जो मर गई क्योंकि वे किसी ऐसी चीज को उगल नहीं पाई जो उन्हें नहीं खानी चाहिए थी, जैसे कि प्लास्टिक। पानी में तैरते प्लास्टिक बैग स्क्विड की तरह दिखते हैं और कुछ दांतेदार वेलों को बहुत आकर्षक लगते हैं। ये थैलियां उनके पाचन तंत्र में फंस जाएंगी क्योंकि वे इसे भंग नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से बैग पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे वेल धीरे धीरे भूख से मर सकती है। क्या वह वेल के पाचन एंजाइमों में घुल जाएगा? एक मांसाहारी के पाचन एंजाइम जो अन्य समुद्री स्तनधारियों को खा सकते हैं, निश्चित रूप से मनुष्य के मांस के टुकड़ों को भी पचा सकते हैं। समस्या पाचन प्रक्रिया की नहीं है। समस्या एक संपूर्ण मानव को ओर्का के पाचन तंत्र में फिट करने की आकार संबंधी बाधाओं की यांत्रिकी है। निस्संदेह स्कूबा गियर एक बड़ी समस्या प्रस्तुत करता है। स्कूबा गोताखोर का नियोप्रीन वेटसूट एक कृत्रिम रबर है जो अनिवार्य रूप से प्लास्टिक का एक प्रकार है, जो पॉलिमराइज्ड क्लोरोप्रीन से बना होता है। सुरक्षात्मक, तेल प्रतिरोधी और एसिड प्रतिरोधी दस्ताने बनाने के लिए समान सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और इसलिए पेट के एंजाइमों द्वारा पचाने की संभावना नहीं होती है। वाणिज्यिक पुनर्चक्रण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से नियोप्रीन को गर्मी और रसायनों के साथ पिघला सकते हैं जो इसे नरम बनाते हैं ताकि इसे पुनः प्राप्त किया जा सके और फिर से ढाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रक्रियाएं नियोप्रीन को भंग कर सकती हैं। यदि ये कठोर उपचार इसे भंग नहीं कर सकते हैं, तो संभावना है कि पेट के एसिड भी नहीं कर सकते। मुझे अन्य स्कूबा गियर के बारे में भी उतनी ही चिंता होगी, जैसे संपीड़ित गैस टैंक, रबर की नली, गेज और सीसा वजन बेल्ट। ये सभी वस्तुएं संभवतः वेल को वास्तव में बहुत बीमार कर देंगी। यदि वेल इसे पचा नहीं पाती है, तो वह वस्तुओं को बाहर निकालने का प्रयास करेगी। हालांकि ये भारी वस्तुएं आंत्रपथ को अवरुद्ध कर सकती हैं और मृत्यु का कारण बन सकती हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।